Good morning everyone, welcome to Ice Spine. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक. तो इसको हम डिटेल्स में जानने की पूरी कोशिश करेंगे. छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें होना चाहिए, तो हम इसे थोड़ा वे से क्लियर करते हुए चलेंगे काफ़ी अच्छे से. आपको पता है कि प्रकृति में कार्बन और जो उसके यौगिक हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और इनके जो प्रमुख स्रोत में जैसे प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, वो होते हैं. अगर बात करी जाए तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है. तो सजीवों के शरीर का ये एक अधिकांश पदार्थ है जो कार्बन के, ये क्या है, कार्बन का एक यौगिक है. ठीक है. और इसके अलावा जो पोटेशियम है वो भी कार्बन के यौगिक का प्रमुख स्रोत माना जाता है. प्रकृति में क्या होता है कि कार्बन के यौगिक व्यापक रूप से फैले हुए हैं, और सभी तत्वों के लिए एक तरीके से यौगिक के जो भी कुल संख्या है वो कार्बन के यौगिक की बहुत अधिक संख्या मानी जाती है. ठीक है. अब तक लगभग 3 मिलियन कार्बन यौगिक मतलब काफ़ी अच्छे से उनका पता चल चुका है. मतलब इतना श्योर हूँ कि आपका लगभग मतलब 3 मिलियन तो हो गई. ठीक है. इतने यौगिकों का अब तक पता चल चुका है. कार्बन अत्यधिक जो होता है वो यौगिकों की रचना क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पुटअप किया जाता है. तो आप इसका आंसर कैसे देंगे आइए जानते हैं. आपको पता है कि कार्बन के जो परमाणु हैं वो परस्पर जुड़ के सीधी श्रृंखला में एक तरीके से शाखित श्रृंखला लेते हैं, और उसको एक तरीके से एवं बंद श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं. जो कार्बन होते हैं वो विद्युत का धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों ही होता है, और दोनों प्रकार के जो तत्व हैं उससे संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं. आपको पता है कि कार्बन के जो भी कार्बन के यौगिक हैं वो समव्ययता एक तरीके से प्रदर्शित करते हैं. जैसे ब्यूटेन है, अब ब्यूटेन के दो एक तरीके से समावयती भी होते हैं, ये यहाँ आपको समझ लेना है. और अगर इससे आपसे बात करी जाए, इससे अदर बात करी जाए, तो आप जानेंगे कि कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं. क्या होते हैं? सहसंयोजी इसके कार्बन के यौगिक होते हैं. कार्बन के जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस प्रकार से होता है कुछ कि आपका अगर के का बोला जाए तो 2 हो गया, एल का 4 हो गया. ठीक है, इस तरीके से. और जो कार्बन के जो भी एक तरीके से आपका जो भी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर अक्रिय गैस जैसी स्थायी संरचना जो भी आपका स्थायी जो भी संरचना है उसे प्राप्त करने के लिए कार्बन के यौगिक मतलब जो कार्बन है, कार्बन के लिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही संभव नहीं हो पाता है. ठीक है. जो कार्बन है वो परमाणु अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके ही एक तरीके से अष्टक को पूरा करते हैं, और इसी कारण माना जाता है कि कार्बन परमाणु सदा सहसंयोजी संबंध ही बनाता है. इससे जो कार्बन के यौगिक हैं वो मुख्यतः क्या होंगे? सहसंयोजी होंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया. तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. आपको पता है अगर यहाँ पे हम हीरे की बात करें मतलब डायमंड, तो हीरा कार्बन का क्या होता है? सबसे शुद्ध रूप है. और हीरे में जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो 4 पड़ोसी मतलब कार्बन परमाणु इसमें संयोजी संबंध द्वारा जुड़े रहते हैं. ठीक है. और इसी कारण हीरे को अब तक का ज्ञात एक तरीके से सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है. अगर हम लोग बात करें काला हीरा, तो काला हीरे का जो उपयोग है वो पृथ्वी के अंदर छेद करने या फिर अंतरों या फिर कांच काटने के लिए किया जाता है. तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से याद भी रख लेना है, काफ़ी अच्छे से समझ भी लेना है. और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक जो कार्बन है वो परमाणु के अन्य जो भी कार्बन हैं, जो भी परमाणु हैं, उसके साथ एक ही तल पे मतलब जैसे एक ही तल पे आवंतित होते हैं, और इसी गुण के कारण ग्रेफाइट चिकना और एक तरीके से फिसलनशील होता है. और इसी का प्रयोग जो क्षयक रूप में किया जाता है. आपको पता है कि जो ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है. आपको पता है जो रासायनिक यौगिकों के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? अगर बोला जाए तो स्टार्टिंग में इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था. जैसे रासायनिक यौगिक के अगर वर्गीकृत हम करें तो निर्जीव स्रोत से प्राप्त यौगिक होते हैं, और एक होते हैं सजीव स्रोत से प्राप्त यौगिक. मतलब जो निर्जीव से प्राप्त होते हैं उसे हम अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं, और जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उसे हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं. अगर बात करी जाए आपसे जैव शक्ति का सिद्धांत,
तो आगे इसमें आप क्या पढ़ेंगे जैव शक्ति के सिद्धांत में? आपको यहाँ पे जान लेना है कि शुरू में ये जो धारणा थी, एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल सजीवों के शरीर से ही हो सकता था। अब जो भी स्वीडन थे, एक तो उन्होंने रासायनिक शास्त्री थे ब्रेजिलियस, तो इन्होंने कल्पना की कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक महान शक्ति का प्रभाव से केवल सजीवों के शरीर में ही बनता है, इसे प्रयोगशाला नहीं बनाया जा सकता है। इसे इस तरीके का उन्होंने कल्पना की और इस सिद्धांत को जैव शक्ति का सिद्धांत बोला जाता है। अगर हम लोग इसी में बात करेंगे, जैसे कि आपका होता है कि वोहेलर जो होता है, इसमें एक अचानक से प्रयोगशाला में यूरिया इसमें एक नामक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया और इन्होंने दो अकार्बनिक यौगिक जैसे कि अमोनियम और सल्फेट तथा पोटेशियम और साइनेट मिश्रण को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। इस प्रकार जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हुआ और आगे चल के विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ समझ लेना है। आपको पता है कि फ्रांस के जो भी रसायन शास्त्री थे, वो एक तरीके से लफ्ज़ों का प्रयोग द्वारा दिखाया गया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें जो कार्बन है वो सर्वदा विद्यमान रहता है और इसके आधार पे कार्बनिक यौगिक हम उसे कार्बनिक यौगिक के नाम से उसको जाने लगा। ठीक है, ये यहाँ आपके समझ लेना है आपको, और आप इसको एक बार रीड कर लेना, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ लेना है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि आप पहले इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।